Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today I am going to discuss chapter number 13 Computer Sciences and the topic is functions. तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और आज के टॉपिक्स और उनका इंडेक्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे आज के कंटेंट्स हैं वो बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग कितनी टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग देखेंगे। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद फंक्शन बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, उसके कितने पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन होगी। इसके बाद फंक्शंस को क्रिएट करने वाले जो 3 स्टेप्स हैं, यानी फंक्शन की डिक्लेरेशन, उसकी डेफिनेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग, ये चीज़ें हमारी ज़ेरे मुतालिया रहेंगी। और इसके बाद डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, जैसे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका स्कोप क्या होता है, इनका लाइफ टाइम क्या होता है, प्रोग्राम में कब लोकल वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, कब ग्लोबल को यूज़ किया जाएगा, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर फंक्शन मुख्तलिफ किस्मों के हैं, यानी लिखने के लिहाज से उनको आर्ग्यूमेंट्स के साथ लिखा जाए, बगैर आर्ग्यूमेंट्स के लिखा जाए, ये तरीके हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। तो इनकी डिटेल के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग की 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपका जो एक प्रोग्राम है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, उन पार्ट्स को मॉड्यूल्स कहते हैं। तो अगर एक प्रोग्राम ऐसे डेवलप किया जाए कि वो प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स पर मुश्तमिल हो और हर पार्ट एक इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म कर रहा हो, जिनको मॉड्यूल्स कहें, तो ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक क्या कहलाती है, ये स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक कहलाती है। इसके कुछ फायदे भी हैं। आजकल हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ही है, क्योंकि एक पार्ट छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब इन छोटे पार्ट्स को मैनेज करना आसान है। अगर किसी एक स्मॉल पार्ट के अंदर कोई एरर आ गया है तो उसकी डिबगिंग करना आसान होगा और इसको मॉडिफाई करना इजी होगा। इसके बरक्स आज से पहले वक्तों में एक टेक्निक इस्तेमाल होती थी, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते थे। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता था, तमाम प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन एक ही मॉड्यूल या एक ही हिस्से में लिखी जाती थी, जिससे प्रोग्राम लेंथी हो जाता था, कॉम्प्लेक्स हो जाता था और इसे डीबग करना या मॉडिफाई करना मुश्किल होता था। तो आजकल की टेक्निक स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूलर टेक्निक है। सी लैंग्वेज भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस बना के अपने प्रोग्राम को आसान बना सकते हैं। प्रोग्राम लिखना आसान है, मॉडिफाई करना आसान है और इसमें एरर तलाश करना इजी काम। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? आमतौर पर फंक्शन एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जिसको कोई प्रोग्रामर बनाता है अपनी किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हर प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी नंबर की स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ रही है, तो बार बार मुझे को 5, 7, 8 लाइनों का कोड लिखना पड़ रहा है। तो बजाय ये कि मैं वो कोड बार बार लिखूं, मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूं और आमतौर पर इस प्रोग्राम को बनाने के बाद इसका एक नाम रखा जाता है और इसे मेन फंक्शन से बाहर किसी सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती है हम इसका नाम लिखते हैं, जो डेटा इसे प्रोवाइड करना होता है वो डेटा इसे प्रोवाइड करते हैं और वो स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो लिखा जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर मैं स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई 10-12 लाइनों का कोड लिख लूं, उनका नाम SQRT या कोई भी नाम रख दूं,
और उसे मेन से बाहर किसी जगह स्टोर कर दूं तो ये स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। इसको लिखता कौन है, बनाता कौन है, कोई प्रोग्रामर बनाएगा, और इसे स्टोर कहां करेगा, आउटसाइड द मेन प्रोग्राम, इनको स्टोर कर दिया जाएगा। अब इट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन फंक्शन। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। कहां से कॉल कर सकते हैं, जहां इन्हें बनाकर रखा जाता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं। हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं SQRT का। ये फंक्शन हमने तो नहीं बनाया, सी के बनाने वालों ने पहले से बनाया है, और बनाने के बाद इसको डिक्लेयर कर दिया है math.h के अंदर। जैसे आप जानते हैं math.h की जो फाइल है वो सिर्फ SQRT ही नहीं और बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस की डेफिनेशन अपने अंदर कंटेन करती है, जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट, लॉग, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस हैं इनकी प्रोटोटाइप या इनकी इंफॉर्मेशन math.h के अंदर पड़ी है। हमें जब कोई मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करना होता है तो हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, ऊपर math.h के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ऐड करते हैं। उसके बाद जितने फंक्शन भी हमने इस्तेमाल करने होते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली उन प्रोग्राम्स को उन फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल करवा देता है। अब इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं फंक्शन इस्तेमाल करने के? पहली बात, हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया first.c, इसमें मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब ये स्क्वायर रूट का फंक्शन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा तो है नहीं, ये तो पड़ा है math.h में, और इसके लिए कोई प्रोग्रामर्स ने कोई 10, 15, 20 लाइनों का कोड भी लिखना होगा। अब अगर मुझे हर जगह पे ये 15, 20 लाइनों का कोड लिखना पड़े तो मेरा प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसकी डिबगिंग मुश्किल हो जाएगी। इस मकसद के लिए हमने इस फंक्शन को, बने बनाए फंक्शन को इस्तेमाल किया, जिसका फायदा हमें क्या हुआ, हमारे प्रोग्राम्स क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। इन प्रोग्राम्स को लिखना आसान हो गया, शॉर्ट प्रोग्राम होगा उसका लिखना आसान होगा, इसको मॉडिफाई करना आसान होगा। अगर किसी एक जगह पे प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ उसी मॉड्यूल को डिबग करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम की डिबगिंग की जरूरत नहीं होगी, तो डिबगिंग आसान हो जाती है। कोड रीयूजेबल हो जाता है। रीयूजेबल का मतलब है एक बार बनाकर लाइब्रेरी में ऐड कर दिया, आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सारे और बहुत सारे प्रोग्रामर्स भी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबके लिए आसानी है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाती है। इसके बाद अवॉइड कोड रेपिटेशन, बार बार मुझे कोड रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा और उसकी इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली यहां अप्लाई हो जाएंगी। इट हेल्प्स इन पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक ही सॉफ्टवेयर अगर बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं तो हर बंदा अपने अपने फंक्शंस डिवाइड कर लेता है और सॉफ्टवेयर पैरेलल डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये चंद बेनिफिट्स थे किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के। तो फंक्शंस बेसिकली हमें कौन सी प्रोग्रामिंग अप्रोच सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बगैर फंक्शंस के पॉसिबल नहीं होती, और जिस तरह सी के बनाने वालों ने अपने फंक्शंस बना के हेडर फाइल्स के अंदर उनकी डेफिनेशंस रखी हैं, हम भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं। ये चीज हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएगी, फंक्शन की टाइप्स। तो आइए फंक्शन की टाइप्स देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने डिस्कस करनी है फंक्शन की टाइप्स। बेसिकली फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कुछ कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको लाइब्रेरी फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है। इनमें वो फंक्शंस मौजूद होते हैं जो सी के बनाने वालों ने पहले से बनाकर लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। हम सिर्फ इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं और अपनी जरूरत के तहत इनको प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं। तो हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली दे आर लाइब्रेरी फंक्शंस एंड दे आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। जब सी का कंपाइलर आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ इसकी लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स भी ऐड होती हैं। वो बेसिकली इन बिल्ट इन फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं और इनको कंटेन करती हैं, इनकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। तो हम ये बात करते हैं कि दे आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल्स। इनको डिक्लेयर कहाँ, बनाने के बाद इनको डिक्लेयर कहाँ किया जाता है, हेडर फाइल्स में, और इनको डिफाइन कहाँ किया जाता है, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर।
अब आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर बेशुमार बने बनाए फंक्शंस इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें दो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस में से एक है प्रिंटफ, ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जबकि एक है स्कैनफ, वो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस सी की लाइब्रेरी का हिस्सा हैं और ये एक हेडर फाइल stdio.h के अंदर इनकी डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर किए गए हैं। दूसरी टाइप ऑफ फंक्शन कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये वो फंक्शंस होते हैं अगर प्रोग्रामर को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई बना बनाया फंक्शन ना मिल रहा हो या वो इन्हें तलाश ना कर पा रहा हो, तो फिर सी ने एक तरीका डिफाइन किया कि यूजर अपना एक फंक्शन खुद से क्रिएट कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो फंक्शन यूजर खुद क्रिएट करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाएगा। तो ये नॉर्मली प्रोग्रामर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद से क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी नंबर का वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो सी की किसी लाइब्रेरी के अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन मौजूद नहीं है। अब इस मकसद के लिए अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेता हूं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को मैं ग्रुप करके एक नाम दे सकता हूं जो मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। उसको फैक्टोरियल कह सकता हूं, उसको किसी लाइब्रेरी में ऐड कर सकता हूं और उसे बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जो फंक्शन मैंने बनाया होगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, और अगर सी का बनाया हुआ फंक्शन कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग फंक्शन इन सी। जब आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो आप किन मराहिल से गुजरेंगे तो आपका फंक्शन क्रिएट होगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन से मुराद है फंक्शन प्रोटोटाइप। डिक्लेयर करने का मतलब होता है बनाना। इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। जिस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर को आप कुछ बातें बताते हैं, कंपाइलर आपके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर देता है, इसी तरह फंक्शन के बारे में भी आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन असल में उस कोडिंग का नाम है जो फंक्शन जब कॉल किया जाए, उसे चलाया जाए, वो क्या काम करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी कोडिंग, वो क्या कहलाती है? फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। और थर्ड नंबर पे फंक्शन कॉलिंग, कि एक फंक्शन बन चुका है, बस आप उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है फंक्शन कॉलिंग। तो स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स की डिटेल देखने के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 स्टेप्स देखे। उनमें से फर्स्ट स्टेप था फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है? इसका दूसरा नाम है फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर। इन दो नामों को याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। तो सिग्नेचर कह लें या फंक्शन की डिक्लेरेशन कह लें, एक ही बात है। बेसिकली प्रोटोटाइप, सिग्नेचर या डिक्लेरेशन, इसका मतलब होता है मॉडल, खाका, स्ट्रक्चर। जब एक फंक्शन बनाया जाता है तो कंपाइलर को उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाता है कि ये फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, ये इसका नाम रखेंगे, ये वैल्यू ये हमसे डिमांड करेगा, ये वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली फंक्शन के बारे में उसका एक स्ट्रक्चर बताया जाता है कि उसका नाम क्या होगा, वो हमसे क्या लेगा और हमें क्या देगा। इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। अब जरा इसकी मजीद वजाहत देखते हैं। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? फंक्शन का स्ट्रक्चर किन चीजों पर होता है? स्ट्रक्चर से मुराद है फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप, ये हमें वापस क्या करेगा। फंक्शन का नेम, इसका हम नाम क्या रखेंगे। और तीसरे नंबर पे नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स एक ही बात होती है। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स उन वैल्यूज को कहते हैं जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, यानी द वैल्यूज दैट वी गिव टू द फंक्शन सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। दीज वैल्यूज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। तो पहली बात, रिटर्न टाइप बताएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे,
कितने नंबर और कितनी तादाद के पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले तो ये दो बातें और मजीद देख लें। फंक्शन की डिक्लेरेशन में जो तीन चीजें हैं ये एंड होती हैं किससे? सेमीकोलन से। और फंक्शन हमेशा लिखा जाता है कहां? बिफोर मेन फंक्शन। ये दोनों बातें आपको बेहतर समझ आएंगी अगर आप पहले इसका सिंटैक्स समझ लेंगे। पहला कंपोनेंट फंक्शन की डिक्लेरेशन का वो क्या है? रिटर्न टाइप। सबसे पहले आप बताएंगे फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। दूसरे नंबर पे फंक्शन का नाम क्या रखा। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है। अगर फंक्शन आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप यहां INT लिख देंगे। अगर वो कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहां फ्लोट का कीवर्ड आ जाएगा, एंड सो ऑन। दूसरे नंबर पे आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नाम आपने रखना है और कैसा रखना है। ये तमाम असूल जो आपने वेरिएबल का नाम रखने के लिए पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, वही तमाम रूल्स आइडेंटिफायर के वो इस फंक्शन के नाम के ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी इसकी लेंथ 31 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। फंक्शन का नाम किसी कीवर्ड के नाम पे नहीं रखना। ये किसी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट ना हो। इसके अंदर कोई स्पेस, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई सिंबल, इस तरह की चीजें ना आए। ये केस सेंसिटिव होते हैं। इन तमाम बातों का ख्याल आपने फंक्शन का नाम सोचते हुए इनको ज़हन में रखना। ये हो गया फंक्शन की डिक्लेरेशन का सेकंड कंपोनेंट। और तीसरे नंबर पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कि एक फंक्शन कितने पैरामीटर्स कंटेन करेगा उसकी लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन मैं क्रिएट करूं जो दो वैल्यूज को ऐड करता हूं। अब मैंने इस फंक्शन का नाम सोच लिया, इसका नाम रखूंगा सम। अब अगली बात, जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझसे कोई चीज मांगेगा। मैंने ज़हन में सोचा है मुझसे दो वैल्यूज मांगेगा, इसका मतलब है इसके पैरामीटर्स हो गए दो। अब अगली चीज मैं ये सोचूंगा कि भाई जो वैल्यूज मैंने फंक्शन को देनी है वो किस टाइप की होंगी। अगर तो होल नंबर्स देने हैं तो पैरामीटर इंटीजर होंगे। अगर कोई डेसिमल वैल्यू देनी है तो फ्लोट रखे जा सकते हैं। अब जब मैं ये दो वैल्यूज फंक्शन को दूंगा इंटीजर टाइप की, तो जब वो उन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर देगा तो वो आंसर भी किस फॉर्म में देगा? एक इंटीजर की फॉर्म में देगा। तो इसकी रिटर्न टाइप भी मेरे ज़हन में आ गई कि मैं क्या रखूंगा? इंटीजर रखूंगा। अब इस फंक्शन की प्रोटोटाइप मेरे ज़हन में आ गई। तीनों कंपोनेंट्स मुझे क्लियर हैं, मैं इन्हें लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? सबसे पहले रिटर्न टाइप, वो क्या लिखी? फंक्शन ने मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू देनी थी, मैंने यहां INT लिख दिया। फंक्शन का नेम क्या सोचा था? सम, यहां सम लिख दिया। फिर ब्रैकेट में आने वैल्यूज जो मैंने फंक्शन को देनी है, तो कितनी वैल्यूज देनी थी? दो। किस टाइप की सोची थी? इंटीजर टाइप की। तो दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के डिफाइन कर दिए, दरमियान में लगाया कॉमा। ये लाइन कहलाती है फंक्शन डिक्लेरेशन। और अभी एक रूल पढ़ा था, इट ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन। तो एंड में क्या लगाया जाएगा? सेमीकोलन। अब ये आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना आ गया। आप इसे लिखेंगे कहां? प्रोग्राम में इसके लिए एक जगह मखसूस होती है। हर जगह आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसकी जगह कौन सी है? नॉर्मली इट इज रिटन बिफोर मेन फंक्शन। वॉइड मेन से पहले, मेन फंक्शन में आने से पहले आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये लाइन हमेशा कहां लिखी जाएगी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नीचे और मेन फंक्शन से ऊपर, उनके दरमियान में। अब एक और फंक्शन की एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करना चाह रहा हूं मेरे लिए स्क्रीन पर एक लाइन ड्रॉ कर दे। तो मैं क्या करता हूं, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ना तो ये मुझे कोई रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या रख दी? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है? नथिंग। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न ना कर रहा हो, कोई मैथमेटिकल वैल्यू आपको ना दे रहा हो, तो आप उसकी रिटर्न टाइप क्या रखेंगे? वॉइड। फंक्शन का नेम क्या रखा? लाइन। और इसके आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना मैंने इससे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवानी है, ना मैं इसे कोई वैल्यू दूंगा, ना ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके पैरामीटर भी क्या हो गए? वॉइड। अब अगर आप इसको पढ़ें एज अ समरी, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? मैंने एक फंक्शन बनाया सम, जो मुझसे दो इंटीजर टाइप पैरामीटर इनपुट लेगा और मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप। इसी तरह मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम होगा लाइन,
ये ना तो मुझसे कोई पैरामीटर लेगा ना ही मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि फंक्शन डिक्लेरेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम फंक्शन डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हम रुख करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फंक्शन डिक्लेरेशन देखी। अब इस सिलसिले का दूसरा स्टेप है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन असल में एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम फंक्शन की कोडिंग करते हैं। हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाए, चलाया जाए, तो वो असल में काम क्या करेगा, जो वो काम करेगा उसकी फंक्शनैलिटी है, वो असल में फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। अब फंक्शन डेफिनेशन असल में दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, दो चीजों से मिलकर ये तश्कील पाती है। वो दो चीजें क्या हैं? नंबर वन, फर्स्ट पार्ट इसका है फंक्शन हेडर और सेकंड पार्ट है फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन हेडर से मुराद क्या है? फंक्शन हेडर वो पार्ट है जो फंक्शन प्रोटोटाइप वाला ही हिस्सा हम इसके साथ ऐड करते हैं और उसके नीचे फिर एक बॉडी बना के उसमें वो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना होती है। अब फंक्शन डेफिनेशन असल में इट रेफर्स टू द कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कोड जो एग्जीक्यूट होना वो फंक्शन की डेफिनेशन कहलाता है। फंक्शन डिफाइन करने की जगह कहाँ है? जैसे हमने इससे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन देखी थी, उसकी जगह कहाँ थी? वॉइड मेन से ऊपर। हमेशा फंक्शन डिक्लेयर होगा मेन फंक्शन से पहले। अब जो फंक्शन डिफाइन होगा, इसने डिफाइन कहाँ होना है? ये मेन से पहले भी डिफाइन किया जा सकता है और इसको मेन की बॉडी के बाद भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर मेन से पहले इसको डिफाइन कर दिया है तो फिर नीचे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले आपने डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया है, तो फिर मेन की बॉडी के बाद फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी होगा। अब हम इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। अभी बात हुई कि फंक्शन की डेफिनेशन के दो पार्ट्स, फंक्शन का हेडर और फंक्शन की बॉडी। अब ये सिंटैक्स इसका स्टार्ट होगा, पहले रिटर्न टाइप लिखी जाएगी, फिर फंक्शन का नाम होगा, फिर पैरामीटर की लिस्ट होगी। अब ये लाइन तो आप देखते ही क्या उठेंगे कि ये लाइन तो हमने अभी पढ़ के आए हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में। तो पहली लाइन बेसिकली वही है फंक्शन प्रोटोटाइप वाली, वही तीनों चीजें इसके अंदर ऐड हैं, लेकिन सिर्फ फर्क आप देख रहे हैं एंड में इसके सेमीकोलन नहीं है। फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड में सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ था, इसके एंड में सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही ये पैरेंथेसिस खत्म होंगे आपने एक बॉडी स्टार्ट करनी है और फंक्शन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब फंक्शन की कोडिंग खत्म होगी आपने ये करली ब्रेसेस क्लोज कर देने हैं। ये जो पहली लाइन है दैट इज सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप, लेकिन इसके एंड में सेमीकोलन नहीं है। इस लाइन को हम कहेंगे ये फंक्शन हेडर है। और जो ये बॉडी आपने बनाई है जिसके दरमियान स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये कहलाएगी फंक्शन बॉडी। तो यही चीज हम पढ़ के आए थे, अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? आप कहेंगे 2 पार्ट्स। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 फंक्शन हेडर एंड इट कंसिस्ट ऑफ रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, एंड इट डज नॉट एंड विद सेमीकोलन। जबकि इसके नीचे द स्टेटमेंट्स दैट आर एनक्लोज्ड within a pair of curly brackets and that are written under the function header, they are known as function body। तो ये दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं? फंक्शन की डेफिनेशन बनाती है। अब जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था पिछले स्टेप में, अब हम उसको डिफाइन करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से देखिएगा। वही लाइन में जो पहले लिखी थी लिख रहा हूं, एक फंक्शन जिसका नाम होगा सम, 2 पैरामीटर हमसे लेगा, एक का नाम होगा ए, एक का नाम बी। ये दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के होंगे और जब ये इनका सम कैलकुलेट करेगा तो जो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू भी किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं और बॉडी के अंदर हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट कौन सी होती है? रिटर्न स्टेटमेंट। असल में रिटर्न स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो फंक्शन से काम करवाने के बाद हमें वैल्यू मेन फंक्शन में रिटर्न करेगी। इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल होगा और उसके आगे वो वैल्यू या वो एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट करने के बाद हमें चाहिए वो हम रिटर्न के आगे मेंशन कर देंगे। इस वक्त मैंने क्या लिखा? रिटर्न के आगे a + b।
इसका मतलब है फंक्शन को जो दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक वेरिएबल ए को जा रही है, एक वेरिएबल बी को जा रही है, मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड करो और मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो इस फंक्शन का स्ट्रक्चर बताया और रिटर्न स्टेटमेंट के आगे एक एक्सप्रेशन लिखा, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब रिटर्न स्टेटमेंट की मजीद एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं रिटर्न स्टेटमेंट का काम, यहां हम जरा उसे डिटेल से देखेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे हमने पहले पढ़ा, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है और बॉडी के अंदर भी इसकी एक जगह है, आमतौर पर ये बॉडी के अंदर लास्ट स्टेटमेंट पे यूज होती है। इसका मकसद ये है फंक्शन से कोई चीज कैलकुलेट करवाना और कैलकुलेट करवाने के बाद उसे मेन फंक्शन की बॉडी में हमें रिटर्न करना, ताकि हम उस वैल्यू को आगे किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें। अब यही बात हम यहां डिस्कस करते हैं कि ये लास्ट स्टेटमेंट होगी फंक्शन बॉडी में, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगी। कहां रिटर्न करेगी? कॉलिंग फंक्शन में, जहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट लगाना जरूरी नहीं होगा। कब जरूरी नहीं होगा? अगर हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड रखी है। जाहिर बात है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब फंक्शन ने कोई चीज रिटर्न नहीं करनी तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल सा है, रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल होगा और उसके आगे एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये एक्सप्रेशन कोई भी कैलकुलेशन वाली स्टेटमेंट हो सकती है जो हमें रिजल्ट वापस देगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेयर हो गया यानी कि बन गया, फंक्शन डिफाइन हो गया यानी उसकी कोडिंग हो गई। अब फंक्शन तैयार है, अब हमने उसे एग्जीक्यूट करना है, चलाना है। वो चलाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देखते हैं सी के बनाने वालों ने SQRT का फंक्शन डिक्लेयर किया math.h में, डिफाइन किया लाइब्रेरी फाइल में, लेकिन आप उसे कॉल कहां से करते हैं? अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर से। तो इसी तरह जो आपने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है, उसको किसी सेपरेट फाइल में डिक्लेयर किया है, लेकिन आप उस अपने फंक्शन को भी कॉल कहां से करेंगे? मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर से। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन होती है मेन फंक्शन से ऊपर, फंक्शन डेफिनेशन होती है मेन फंक्शन से नीचे, और फंक्शन कॉलिंग होती है फ्रॉम विद इन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर से। तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है? टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ऑफ अ फंक्शन। आप फंक्शन को चलाने लगे हैं, उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने लगे हैं, उससे कोई फायदा हासिल करने लगे हैं। इसका मतलब एक और भी है, टू इन्वोक अ फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। एक बंदा सोया पड़ा है, आप उसे झंझोड़ते हैं, उठाते हैं, इसका मतलब क्या? उठो भाई। तो एक फंक्शन भी बना पड़ा है, सोया हुआ है, पता नहीं कब से आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया है, अब आप उसको इन्वोक करने लगे हैं, तो वो जागेगा और आपके लिए कोई टास्क परफॉर्म करेगा। अब फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन। आमतौर पर एक फंक्शन किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर से ही कॉल किया जाता है, और आमतौर पर ये कौन से फंक्शन की बॉडी के अंदर से कॉल किया जाता है? मेन फंक्शन की बॉडी में से कॉल किया जाएगा। तो इसका सिंटैक्स सिंपल है, उसमें सिर्फ आपको दो चीजें मेंशन करनी है, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसको हैं वो प्रोवाइड करेंगे, एंड में टर्मिनेटर लगाएंगे। तो ये दो चीजें फंक्शन कॉलिंग का काम करेंगी। अब देखिएगा, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखने के साथ आपको करेक्ट नंबर और टाइप के पैरामीटर्स भी देने पड़ते हैं। अब जैसे यहां हमने सम को कॉल किया तो आपको इसको दो पैरामीटर्स देने हैं। मैं ये पैरामीटर्स कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकता हूं जैसे 2 और 5, और कोई दो वेरिएबल्स भी पास कर सकता हूं जैसे A और B। तो बहरहाल मैं चाहे कांस्टेंट दे के इसको कॉल करूं, चाहे वेरिएबल दे के कॉल करूं, फंक्शन का नेम दोनों सूरतों में लिखना पड़ेगा, आगे करेक्ट नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी फंक्शन कॉल होता है और उसको पैरामीटर्स पास किए जाते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है फंक्शन की बॉडी में, और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एक तरतीब में एग्जीक्यूट होती हैं, फिर वहां से एक रिजल्ट आता है और यहां पर पास किया जाता है,
उस रिजल्ट को हम फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसको अब जरा कंसिडर कीजिएगा। मैंने सम के फंक्शन को कॉल किया, इसको दो पैरामीटर्स दिए, एक 2 और एक 5। जब इसको कॉल करूंगा, अब कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा? कंट्रोल ट्रांसफर होगा फंक्शन की बॉडी के अंदर। फंक्शन बॉडी ये आपके सामने लिखी हुई है। पहली वैल्यू 2 पहले पैरामीटर को मिलेगी, दूसरी वैल्यू 5 दूसरे पैरामीटर को मिलेगी। ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दोनों ऐड होंगे और ऐड होने के बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट यहां एग्जीक्यूट होगी और यहां से एक रिजल्ट वहां पे थ्रो किया जाएगा जहां से इसे कॉल किया जा रहा था। तो यहां से वहां से 2 और 5 आए, यहां दोनों ऐड हुए, कैलकुलेट हुए और रिटर्न स्टेटमेंट ने ये जो आंसर था 7 ये वहां थ्रो किया है। अब इस 7 को हम यहां किसी वेरिएबल में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस था। ये आपने याद रखना है कि फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, जब कॉल किया जाएगा कंट्रोल कहां जाता है, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और वहां से आंसर रिटर्न किस तरह से होता है। इसमें फिर रिटर्न स्टेटमेंट का काम हमने देखा कि रिटर्न के आगे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, वहां से एक वैल्यू रिटर्न हुई जिसको हमने यहां पे इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट ये था हमारा आज का ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएबल की टाइप्स। दो तरह के वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। अब इनमें फर्क समझिएगा। लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं, इनको हम कहते हैं दे आर आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहलाते हों, ऐसे वेरिएबल्स जो किसी खास पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर किए गए हों और उसी पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही इनको इस्तेमाल किया जा सकता हो, इनके बाहर इनको यूज ना किया जा सकता हो। ऐसे वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? ये लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम कहते हैं दे आर क्रिएटेड विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड दे कैन ओनली बी यूज इन अ फंक्शन इन विच दे आर क्रिएटेड और दे आर डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटी सी एग्जाम्पल देखिएगा। ये वही एग्जाम्पल है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन वाली। एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसका नाम सम रखा है, दो पैरामीटर लेगा ए और बी, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर सी। अब ये देखिएगा, इस पूरे फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वो वेरिएबल है सी। सी के अंदर मैंने इन दोनों को ऐड करके रखवाया और सी को रिटर्न करवाया। अब ये जो वेरिएबल सी इस फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर हुआ है, ये इस फंक्शन का क्या होगा? लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल वेरिएबल होगा? क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। दूसरी बात, ये इस फंक्शन से बाहर किसी और फंक्शन में एक्सेस या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको आप वैल्यू दें, प्रिंट करवाएं, इसी फंक्शन के अंदर अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है, इस फंक्शन के बारे से यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कहते हैं दे आर लोकल और ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसको आप ऐसे ही समझ लें कि किसी इलेक्शन में खड़ा हुआ कोई ऐसा उम्मीदवार है जो किसी खास पार्टी के टिकट के ऊपर खड़ा हुआ है। अब उस पार्टी के तमाम उसूल इसको फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता। लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो किसी भी पार्टी के साथ शामिल हो सकता है, वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, जबकि ये क्या है? लोकल वेरिएबल। अब वेरिएबल चाहे लोकल हो या ग्लोबल हो, इससे रिलेटेड दो टर्म्स आती हैं, एक है स्कोप और एक है लाइफ टाइम। स्कोप का मतलब तो होता है एरिया, बाउंड्री, रिस्ट्रिक्शन। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल का मतलब है एक वेरिएबल किस एरिया के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री क्या है, ये कहलाता है उसका स्कोप। तो लोकल वेरिएबल जो होते हैं इनका स्कोप भी महदूद होता है, यानी ये इस पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही इनका स्कोप है, इससे बाहर ये स्कोप से आउट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं इट रेफर्स टू द एरिया वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेस्ड। अब स्कोप इनका क्या होगा? लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। जिसमें डिक्लेयर हुए हैं उसके अंदर ही ये एक्सेस किए जा सकते हैं, ये इनका स्कोप है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक इंसान दुनिया में कब आया,
कब तक वो इस दुनिया में रहा और कब यहां से चला गया, ये उसका लाइफ टाइम है, आने से लेके जाने तक। तो वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा, वो कब मेमोरी में आया, कब तक मौजूद रहा और कब डिस्ट्रॉय हो गया। यानी क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक के दरमियान का जो टाइम है वो वेरिएबल का क्या कहलाता है, लाइफ टाइम कहलाता है। अब जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये कब क्रिएट होते हैं, जब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, और ये ऑटोमेटिकली कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब फंक्शन टर्मिनेट होता है। पूरे प्रोग्राम तक ये मौजूद नहीं रहते, सिर्फ फंक्शन आएगा तो ये मेमोरी में मौजूद हो जाएंगे, जब फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो इनको भी मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड कब, व्हेन द कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ कोड। जब आपका कंट्रोल इस ब्लॉक ऑफ कोड से जाता है लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्लोबल वेरिएबल का दूसरा नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इनको एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक पेयर ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द कोड। आमतौर पर इन्हें हर ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, किसी बाउंड्री को नहीं मानते। चूंकि ये हर ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं तो ये किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार की तरह जो आजाद टिकट के ऊपर खड़ा हुआ लेकिन बाद में वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है जिसमें उसका दिल करे। तो हम कहते हैं डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स ऑफ कोड है, बट इट कैन बी यूज्ड इन एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। अब इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल से कंसिडर करें। एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे, इसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंटीजर सम इंट ए और इंट बी, एंड में सेमीकोलन। ये फंक्शन की क्या हो गई, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको पता है मेन से पहले होती है। अब इसी जगह पे मैंने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया इंटीजर एक्स। ये एक्स चूंकि किसी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये कौन सा वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल। अब नेक्स्ट बात देखें, वॉइड मेन तो हमने बना लिया, इसके बाद डिक्लेरेशन के बाद जरा डेफिनेशन देखें। उसी तरह मैंने डेफिनेशन लिखी, रिटर्न स्टेटमेंट लिखी। अब मेन फंक्शन के अंदर आके हम इसे कॉल करते हैं। तीन वेरिएबल बनाए ए बी और सी। ए को इनिशियलाइज किया 10 से, बी को इनिशियलाइज किया 5 से। जब हमने सम को कॉल किया तो ए और बी इसे पास किए। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। अभी आपको पहले मैंने बताया है जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होता है कहां, फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो ये 10 इस पैरामीटर को पास होगा, ये 5 इस पैरामीटर को पास होगा, ये दोनों ऐड होंगे और एक आंसर 15 यहां रिटर्न होगा। और ये सम का फंक्शन उस 15 वैल्यू को कहां स्टोर करवाएगा, वेरिएबल सी के अंदर, और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहां काम समझाने का मकसद ये था कि इंटीजर एक्स ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, इसके अंदर भी एक्सेस हो सकता है। तो चूंकि ये तमाम कोड ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर हुआ है लेकिन एक्सेस हर जगह हो सकता है, इसलिए क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। इसका जो लाइफ टाइम है वो टिल द प्रोग्राम टर्मिनेट, जब प्रोग्राम मेमोरी में आया ये मौजूद हो गया, जब तक प्रोग्राम मेमोरी में रहा ये मेमोरी में मौजूद रहा, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तब इसका काम खत्म हो गया। इसका स्कोप क्या होगा, इट इज एक्सेसिबल इन ऑल द फंक्शंस एट एनी टाइम इन द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का टॉपिक खत्म हुआ। इसके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो है एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर। ये पैरामीटर्स की दो टाइप्स हैं, इसी एग्जाम्पल के अंदर से ये क्लियर हो जाएंगी। आपको मालूम है पैरामीटर किसको कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक ही चीज है। ये किसको कहते हैं, ये वो वैल्यू होती है जो फंक्शन को हम प्रोवाइड करते हैं और इनके ऊपर फंक्शन काम करके हमें आंसर रिटर्न करता है। अब जैसे देखिए सम को हमने कॉल किया तो एक पैरामीटर ए दिया, एक बी दिया, ये दो पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं दैट आर स्पेसिफाइड इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करते हुए जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं उन पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है, दे आर एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फंक्शन डिक्लेरेशन में होते हैं, प्रोटोटाइप में होते हैं,
ये क्या कहलाते हैं? ये फॉर्मल या डमी पैरामीटर्स कहलाते हैं, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू सेट नहीं होती, इसलिए इनको डमी या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो चैप्टर नंबर 13 के ऊपर मुश्तमिल था। इसमें हमने फंक्शंस, इसकी टाइप्स, इसकी क्रिएशन के स्टेप्स, ये तमाम चीज़ें देखी और ये लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।